Hi everyone, a very good evening to you. I welcome you all on our platform SWPM classes. I'm Himanshi Garg, and yes, we are here with another session of our mathematical aptitude and reasoning. एक पोल जो है मैंने क्रिएट किया था, अगर आप लोगों को पता हो, यूट्यूब पे और हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो मतलब मैंने सोचा है कि मैं ऐसे ही करने वाली हूँ ताकि आप लोगों का वोट मिल जाए कि आप लोग कौन सा टॉपिक मुझसे चाहते हैं कि मैं पहले कराऊँ आप लोगों को यूट्यूब पे। सो अकॉर्डिंग टू वोट्स जो सबसे ज़्यादा हाईली वोटेड जो टॉपिक था वो रहा है लॉजिकल डिडक्शंस। ठीक है, वैसे लॉजिकल डिडक्शंस का ही पार्ट रहता है क्या, ब्लड रिलेशंस, अरेंजमेंट्स और पजल। ठीक है, ब्लड रिलेशन, अरेंजमेंट एंड पजल। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने जो है या तो ब्लड रिलेशन को मार्क किया था उसमें या लॉजिकल डिडक्शन को। तो लॉजिकल डिडक्शन लेके चलेंगे, स्टेटमेंट्स वाला जो पोर्शन है, और उसी में जो ब्लड रिलेशन का जो है उसका आपको कम से कम एक क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता ही है। ठीक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एप्टीट्यूड का मतलब फर्स्ट पोर्शन उठा के देख लेना, ये पार्ट आपको मिलता ही है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, इससे पहले हमने कई सेशंस मतलब डाले हैं वीडियोस। ठीक है, तो आप लोगों ने देख सकते हो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं, और उसके बाद आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि कौन सा टॉपिक आप लोगों को नेक्स्ट चाहिए। बाकी मैं कम्युनिटी पेज तो बना ही दूंगी, है ना, आप लोग अपनी चॉइस बता सकते हैं। ओके एवरीवन, सो यस, करते हैं बात लॉजिकल डिडक्शन से। स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक सी चीज़ें जो मैंने आपको बतानी है वो क्या है, एक तो है बिल्कुल बेसिक चीज़ जो है वो है वेन डायग्राम, है ना। यू मे बी थिंकिंग कि मैम लॉजिकल डिडक्शन में वेन डायग्राम का क्या यूज़ है, मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, राइट, आई नो वेरी वेल। सो आप कुछ क्वेश्चंस को देखोगे तो उन्हें जो है हम वेन डायग्राम से बनाते हैं। ठीक है, अगर हम ब्लड रिलेशन को यहाँ पे पढ़ने जाएंगे तो हम बात करते हैं जनरेशन्स की। ठीक है, हम जनरेशन ट्री बना के जो है इस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जैसे कह लीजिए सपोज एक बच्चा है। ठीक है, ये फर्स्ट लेवल है, मान लीजिए मैं हूँ। ठीक है, मैंने बात की मेरे मदर फादर की, वो मुझसे ऊपर लेवल पे हो जाएंगे। अब मेरे फादर के मदर फादर या मदर के मदर फादर जो है वो इससे ऊपर वाले लेवल पे होंगे। ठीक है, मेरे ब्रदर सिस्टर्स जो है वो मेरे ही लेवल पे होंगे, मेरे फादर के ब्रदर सिस्टर या मम्मी के ब्रदर सिस्टर जो है वो उनके लेवल पे होंगे। तो इस तरह से जनरेशन्स जो है वो सब हम देखने वाले हैं। ठीक है एवरीवन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो है हम लोग बात करेंगे किससे, सीटिंग अरेंजमेंट से। ठीक है एवरीवन, सबसे पहले हम स्टार्ट किससे करने वाले हैं, सीटिंग अरेंजमेंट्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं कि किस तरह से जो है आप बैठा सकते हैं लोगों को अलग अलग तरीके से। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकल है, बस इससे करते हैं स्टार्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद चाहे आप लोग प्रीवियस ईयर से उठा के देख लेना। ठीक है, CUT के उठाना या फिर इससे पहले ड्यू का अलग होता था उसके उठा सकते हो, PU है उसके अलावा और भी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके आप उठा सकते हो, आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन से अगर मैं बात करूं, द क्वेश्चन वाज 5 पर्सन्स PQRST आर स्टैंडिंग इन अ क्यू। ठीक है, वो लोग जो है वो एक लाइन में खड़े हैं। अब लाइन कैसे भी हो सकती है, राइट, वो लाइन ऐसे भी हो सकती है, मान लो मैं हूँ खड़ी हूँ, मेरे साइड में एक बंदा है, फिर उसके साइड में, फिर उसके साइड में, दैट इज ऑल्सो अ लाइन। ऑफ कोर्स मैं खड़ी हूँ, मेरे पीछे लोग खड़े हैं, मुझसे आगे लोग खड़े हैं, दैट इज ऑल्सो अ लाइन, राइट एवरीवन। तो अलग अलग तरह से लाइन बनाई जा सकती है। अब वो क्वेश्चन में डिफाइन करता है आपको कि किस तरह से आपको लाइन बनानी है, आपका फेस का होना चाहिए, सामने होना चाहिए या पीछे की साइड होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि कैसे भी पॉसिबल है, राइट। सो 5 पर्सन्स PQRST आर स्टैंडिंग इन अ क्यू। फिर क्या बोला है, देयर आर 2 persons between S and T. Q is standing in front of T. R is at the end of Q. P is standing immediately behind S. So the question is, who is standing in middle of the queue? In मिडल ऑफ द क्यू। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले सेशंस देखे होंगे तो हमने 2-3 सेशंस बनाए थे, प्रीवियस ईयर्स पे हमने बनाना स्टार्ट किया था, बट फिर बच्चों ने बोला कि मैम थोड़ा सा टॉपिक पहले इंट्रोड्यूस कर दो। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं ना, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें एक एक करके इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे प्रीवियस ईयर्स पे।
ठीक है एवरीवन, आई थिंक दैट विल बी अ बेटर आइडिया. मुझे लगा था कि CUT पास आ रहा है, 3 साढ़े 3 महीने रहते हैं, तो लाइक प्रीवियस ईयर से चलने दें टॉपिक्स को, बट हम पहले टॉपिक समझा देते हैं. देयर इज नो इशू एट ऑल. ओके एवरीवन, ठीक है, तो देखते हैं. देखो 5 लोग हैं PQRST. अभी वो लोग एक लाइन में खड़े हैं. अब उसने कुछ नहीं बताया, तो अब सिंपल लाइन बना लो. सिंपल कैसे खड़े होते हैं, एक के पीछे एक, ऐसे. ठीक है, PQRST आर स्टैंडिंग इन अ क्यू. देर आर 2 persons बिटवीन SOT. SOT के बीच में 2 लोग हमेशा है. अगर ये S है, ये T है, इनके बीच में 2 लोग हमेशा होंगे. एक अरेंजमेंट तो ये हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि इससे ऊपर खाली हो सकता है, या फिर S 2 बार, T एक खाली यहाँ पे है. ये तो पॉसिबल है, राइट. और क्या हो सकता है, इनकी पोजीशन से रिवर्स कर दूं. उन्होंने अभी तक फर्स्ट लाइन में तो नहीं बताया ना कि T पहले आ रहा है या S पहले आ रहा है. 2 अरेंजमेंट्स तो ये हैं, इनको बिल्कुल ऑपोजिट रिवर्स कर दो, है ना. T को ऊपर ले आऊं, फिर 2 S और फिर ये. ठीक है, और वहीं एक डैश है, T है, फिर 2 बार्स हैं, फिर S है. आई होप सबको समझ में आया. नहीं समझ में आई तो मुझसे टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब चैनल के कमेंट में पूछ सकते हो. नो इशू एट ऑल. ठीक है, सो उसने कहा है देयर आर 2 persons बिटवीन S एंड T. ये बात हो गई. Q इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ T. Q जो है वो T के सामने खड़ा है, मतलब उससे आगे खड़ा है. वो Q से आगे T खड़ा है. अभी एक बात सोचो आप, अगर Q से आगे Q इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ T, Q T से आगे खड़ा है, तो Q को कहां पे होना पड़ेगा, सोच के देखो. अगर मैं फर्स्ट अरेंजमेंट की बात करूं और अगर मैं पेन का कलर चेंज करूं, यस, Q इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ T. अब यहां T है तो Q को यहां सेट करना पड़ेगा. यहाँ T है तो Q को यहाँ सेट करना पड़ेगा. यहाँ T है तो इससे आगे तो Q आ ही नहीं सकता. यहाँ T है तो इससे आगे Q आ सकता है. ठीक है, फाइन है ना. ये वाला केस रिजेक्ट हो गया. ओके, अभी देखो नेक्स्ट. R इज एट द एंड ऑफ द Q. R को एंड पे आना है. R को एंड पे आना है, यहाँ तो T लिखा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, यहाँ पॉसिबल है, यहाँ पे R को डाल दो, और यहाँ पे S ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है. सो ये वाला हमारा पॉसिबल अरेंजमेंट हो गया. क्या हुआ, S, उसके बाद ब्लैंक है, वहां कुछ नहीं दिया. कौन बचा हुआ है, P बचा हुआ है ना, डाल दो. ठीक है, P, फिर क्या है Q, फिर क्या है T, फिर क्या है R. ठीक है एवरीवन, समझ में आया. सो द क्वेश्चन वाज हु इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द क्यू. सो द आंसर इज Q. ठीक है, ऑप्शन बताऊं आप लोगों को. अब मैं ऑप्शंस जो दिए थे अगर मैं आपको बताऊं, वो थे P, सेकेंड ऑप्शन था हमारे पास Q, थर्ड ऑप्शन था हमारे पास S, और फोर्थ ऑप्शन था हमारे पास T. सो Q इज द राइट आंसर. यहाँ पे आई थिंक मेरी पिक्चर दिख रही होगी, तो आई थिंक ये 2 केसेस यहाँ पे छुप गए होंगे. क्या मैं इसे दोबारा बताऊं, देखो मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, T ब्लैंक ब्लैंक S ब्लैंक. ठीक है, फिर हमने लिखा था Q T ब्लैंक ब्लैंक S. ठीक है, आप देख लेना ये दोनों ही केसेस जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं. एक बार दोबारा समराइज कर देती हूँ. ठीक है, 2 पर्सन SOT के बीच में थे. सो SOT के बीच में जगह छोड़नी है. ठीक है, लेट मी जस्ट टेक द हाईलाइटर, द लेजर पॉइंटर आई मीन, दैट विल बी, देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. यस, देखो SOT के बीच में हमेशा 2 लोग थे, तो चारों अरेंजमेंट उस अकॉर्डिंग हमने बनाई. फिर कहा था Q इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ T. Q जो है वो T से आगे खड़ा है, उसके फ्रंट में खड़ा है. हमारे फ्रंट में हम लाइन में खड़े हैं, हमारे फ्रंट में भी खड़ा है, हमसे आगे खड़ा है ना, ऑब्वियसली बात है. ठीक है, तो यहाँ पे Q रखा जा सकता था, लेकिन यहाँ पे तो इससे आगे Q रखा ही नहीं जा सकता. क्यों, इससे आगे तो कोई जगह ही नहीं है, तो ये तो वैसे कट गया. ठीक है, ये बचे हुए हैं, इनको देखो, यहाँ भी S आया हुआ है, यहाँ भी S आया हुआ है, बट T से पहले तो जगह है ना, तो Q डाल दिया मैंने. यहाँ पे एक ब्लैंक बचा हुआ है, फिर S है, फिर यहाँ T से ऊपर Q डाल दिया, कोई परेशानी नहीं है. फिर उसने कहा R इज एट द एंड. अगर R को एंड पे डालना है, यहाँ पे तो S था, एंड पे जगह है नहीं है, ये भी कट गया. यहाँ पे एंड पे जगह नहीं है, सिर्फ यहाँ जगह थी, यहाँ पे R को डाल दिया, खाली जो स्पेस था वहाँ पे डाल दिया. क्वेश्चन क्या था, बीच में कौन होगा, Q होगा. डन, दैट्स माई आंसर. आई होप इट्स क्लियर एवरीवन. ठीक है एवरीवन, ओके, कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. तो लेके चलते हैं एक और क्वेश्चन. ठीक है, देखो क्वेश्चन को. क्वेश्चन सेकंड, ABCDEF आर 3 couples सिटिंग अराउंड अ राउंड टेबल. ठीक है, एक राउंड टेबल है, जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा मूवीज में, कार्टून्स में से गोल सा टेबल होता है, राउंड टेबल, डाइनिंग टाइप टेबल, है ना. तो 3 कपल्स वहां बैठे हैं, सिटिंग अराउंड ए राउंड टेबल, अराउंड ए राउंड टेबल. D इज टू द राइट ऑफ A, D इज टू द राइट ऑफ A, and B is
टू द लेफ्ट ऑफ सी। ठीक है, फिर कहाँ है एफ डी एंड बी ई आर टू पेयर्स ऑफ सिटिंग, पेयर्स ऑफ पर्सन्स सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। पेयर्स कैसे बैठते हैं? यस, पेयर्स कैसे बैठते हैं? हमेशा एक दूसरे से ऑपोजिट बैठते हैं ना, एक दूसरे के सामने। वही बात इसने बोली है कि एफ डी एक पेयर है, बी एक पेयर है, एक दूसरे के सामने सामने बैठेंगे। ठीक है, आर ऑपोजिट टू ईच अदर। सो द क्वेश्चन इज हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ठीक है, ऑप्शन यहाँ लिख दो साइड में। ठीक है, ऑप्शन ए इज ए, ऑप्शन बी इज बी, ऑप्शन सी इज सी एंड ऑप्शन डी इज। ओके एवरीवन, अब ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमने लिख लिया था ये। ठीक है, देखो अभी सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है। ए बी सी डी ई एफ 3 कपल्स है जो बैठे हैं किस राउंड टेबल पे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कहीं भी टीवी वगैरह में कहीं भी हम देखते हैं राउंड टेबल पे ऐसे डाइनिंग टेबल है हमारी। ठीक है, उसके चारों लोग बैठे हैं। अब हमारे पास टोटल 6 लोग हैं और मतलब कि 3 कपल हैं। ठीक है, तो चेयर्स लगा दें ताकि वो लोग बैठ पाए। ठीक है, चेयर्स लगाते हैं। एक चेयर यहाँ लगाई, इसके सामने एक चेयर लगेगी। एक चेयर यहाँ लगाएंगे, इसके सामने यहाँ चेयर। एक चेयर यहाँ लगाएंगे, इसके सामने यहाँ चेयर। कपल्स जो है वो ऑपोजिट बैठे हैं एक दूसरे के, जैसे कि नॉर्मली बैठते हैं डिनर करते टाइम। समझ में है? अब आ जाओ फर्स्ट सेंटेंस क्या बोला है, डी इज टू द राइट ऑफ ए। डी जो है वो ए के राइट पे। अगर यहाँ पे आप डी को बिठाओगे, डी ए के राइट साइड पे होना चाहिए, तो ए को यहाँ होना पड़ेगा। अब मैं हूँ, मान लो मैं डी हूँ, मैं किसी और के राइट साइड पे हूँ, ऑब्वियस सी बात है कि वो बंदा मेरे लेफ्ट में होगा। सोचिए, देखो मेरे लेफ्ट में जो बंदा है उसके लिए मैं राइट में हूं ना। समझ में है? ठीक है, फिर कह रहा है एंड बी इज टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब मुझे ना तो बी पता है ना ही सी पता है, ऐसे कैसे मैं बी सी लगा दूं? एक बार इसे होल्ड करो, स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, एफ एंड डी एंड बी ई आर 2 पेयर्स ऑफ पर्सन सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। अब एफ डी एक पेयर है, बी ई एक पेयर है। ठीक है, अब एफ डी एक पेयर है तो एफ डी था ना, हाँ, तो डी के ऑपोजिट में एफ आ गया, ये तो चलो हो गया फिक्स। अब बी ई एक पेयर है। अब देखो दो चीजें, अब ध्यान से, अब बनेंगे दो केसेस। पहली बात, बी ई एक पेयर है तो यहाँ पे ना तो बी आ सकता है ना ई आ सकता है। क्यों? उन एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, यहाँ पे इसके ऑपोजिट ए है, तो बी और ई का पत्ता साफ है ना। समझ में आया? बचा कौन? सी बचा ना, यहाँ पे डाल दिया सी। हाँ, यहां डाल दिया मैंने सी। अब ये वाली बात क्या कह रही थी, देखना जरा, बी इज टू द लेफ्ट ऑफ सी। बी जो है वो सी के लेफ्ट पे है। अगर मैं ऐसे बैठी हूं, देखो अगर मैं ऐसे बैठी हूं और मैंने क्या बोला कि बी जो है मेरे लेफ्ट पे है, लेफ्ट पे है तो इस साइड होगा, इस साइड होगा तो बी जो है वो इस साइड है, ये हो गया बी। समझ में आया? और बी के ऑपोजिट में कौन है? ई हो गया। बस बन गई अरेंजमेंट। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, नहीं समझ में आया तो वीडियो थोड़ा रिवर्स करके देख लेना। क्या पूछा है? हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के लेफ्ट में कौन बैठा है? खुद बताओ। अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरा लेफ्ट ये होगा, लेकिन मैं पूरा ऐसे 180 डिग्री से घूम जाऊंगी, ऐसे हो जाऊंगी, तो ये वाला मेरा लेफ्ट हाथ हुआ ना, ये वाला। समझ में आया? ठीक है, तो एफ के लेफ्ट में कौन होगा? सी होगा। क्लियर हुआ? ओके, सो सी इज द राइट आंसर, सी। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ओके, कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं एवरीवन, ताकि चीजें और क्लियर हो जाएं आपके पास। ओके, ठीक है, देखो हमारे पास एक क्वेश्चन था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, और काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसे, और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या कहता है, ईच ऑफ पी क्यू आर एस डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। वैसे ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। चलो इससे पहले हम एक और लॉजिकल डिडक्शन का क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको ब्लड रिलेशन कराएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं लॉजिकल इसी का ही। ठीक है, लिखो, 5 friends P, Q, R, S and T are standing. These are standing in a row facing south, but not in order mentioned. अब यहाँ से डायरेक्शन वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, जो डायरेक्शन के जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से समझ में आ जाएंगे आपको। एक ही क्वेश्चन से सारा कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूंगी। ठीक है, फिर लिखा है ओनली क्यू इज बिटवीन P एंड T, कोमा
R is immediate, R is immediate, right to T, and S is immediate, left to P. ठीक है? सो क्या कहा है उसने? ऑन द बेसिस ऑफ अबव स्टेटमेंट आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है. ठीक है? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड. ओके, आई एम वेरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन, माई पेन वॉज नॉट वर्किंग एट ऑल दैट टाइम. ओके, देखो तो हमें ऑप्शंस क्या दी हैं एवरीवन. फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा है वो क्या पूछा है? हु इज टू द राइट ऑफ टी. ठीक है, हु इज टू द राइट ऑफ टी. सेकेंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर. ठीक है, अभी क्वेश्चन को ध्यान से देखो. 5 फ्रेंड्स हैं PQRST. अब वो एक रो में खड़े हैं और साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं. अगर आप लोगों को डायरेक्शन की नॉलेज नहीं है तो इट्स फाइन, I'll tell you. ओके, डायरेक्शंस की बात करते हैं. 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. कैसे बनाते हैं? नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट. नॉर्थ साउथ हमें याद रहता है, कई बार वेस्ट ईस्ट में गड़बड़ कर देते हैं. इस साइड वेस्ट है कि इस साइड वेस्ट है, तो वी से याद रखो. वी दिख रहा है ना, WE, वी. ठीक है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, सिंपल. ओके, सो क्वेश्चन क्या कहता है? आप लोगों ने आई होप क्वेश्चन लिख लिया होगा. ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ इसे. ये जो है कैसे खड़े हैं? रो में खड़े हैं, फेसिंग साउथ. अब एक बात बताओ, अब कोई इंसान यहाँ खड़ा है और वो साउथ की साइड फेस कर रखा है उसने, तो किस तरह से दिखाई देगा? हाँ, ये रही उसकी आंखें. ठीक है, इट लुक्स लाइक एन एलियन, बट आई नो दैट, बट हाँ समझ में आ रहा है. ठीक है, अभी मान लो मैं ऐसे सामने फेस किया हुआ है, मान लो ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो पीछे फेस कर लूंगी तो बात बन जाएगी. ठीक है ना? सो क्या कहा है उसने? डायरेक्शन क्या दिया है उसने कि रो में खड़े हैं और सभी के सभी साउथ की साइड सबने फेस कर रखा है. ठीक है, ऐसे खड़े हैं सभी. ये रही इनकी आंखें. ठीक है, ऐसे. कितने लोग थे? 5 लोग. ठीक है, हमने साउथ की साइड फेस करके इनको खड़ा कर दिया. क्या बोला है? बट नोट इन द ऑर्डर मेंशन. मतलब क्वेश्चन में उसने लिख के दिया है ना कि PQRST. वो ये कहना चाह रहा है कि कंफ्यूज मत होना, ऐसा मत सोचना कि हाँ पहले P है फिर Q है फिर R है फिर S है फिर T है. ऑर्डर नहीं दिया उसने, रैंडमली उसने बताया कि साउथ की साइड फेस करके खड़े हैं, रो में खड़े हैं. ऑर्डर अब आप निकालोगे गिवन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो क्या बोला उसने? ओनली Q इज बिटवीन P एंड T. देखो, ओनली Q इज बिटवीन P एंड T. सो जहां भी P होगा जहां भी T होगा उनके बीच में Q मिलेगा, या फिर ऊपर T नीचे P और बीच में Q. ये 2 अरेंजमेंट्स पॉसिबल है. ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि R इज इमीडिएट राइट टू T. अब इस बात से क्या पता चला? राइट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने तो ऐसे रो में ऊपर नीचे खड़े कर दिए. ठीक है, इसका मतलब ये वाला प्रॉब्लम पॉसिबल नहीं है. हमें कैसे बनाना पड़ेगा? ऐसे. सबको समझ में आया मैं क्या कर रही हूँ? ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ने से ही समझ में आएगा कि वो लोग कैसे खड़े हैं. अरे ये थोड़ा बड़ा बन गया, बट इट्स फाइन. ठीक है, अब देखो दोबारा. कैसे लिखोगे? P और T के बीच में सिर्फ Q है, या तो ये पॉसिबल है वेरी सॉरी T और Q और P, ये 2 अरेंजमेंट्स पॉसिबल है. अब आ जाओ दोबारा लाइन पे. क्या कह रहा है? R इज इमीडिएट राइट टू T. T के जस्ट बाद R है, T के जस्ट बाद R है. यहाँ पे अगर R लिखोगे तो क्या लिख पाओगे? क्वेश्चन में क्या बोला था? ओनली Q, सिर्फ Q ही है इनके बीच में और कोई बीच में आ ही नहीं सकता. अगर मैं ये ओनली वर्ड हटा देती ना फिर पॉसिबिलिटी बन जाती, लेकिन अब ये पॉसिबिलिटी, ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म. ठीक है, अब देखो आगे क्या बोल रहा है. S इज इमीडिएट लेफ्ट टू P. S जो है वो P के लेफ्ट में है, P के लेफ्ट में S डाल दो, लो डाल दिया. कोई कॉन्ट्रडिक्शन आई? नहीं. तो ये बन गई हमारी पॉसिबल अरेंजमेंट. अब उसके ऊपर वो कितने क्वेश्चन पूछे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, क्योंकि जब पूरा अरेंजमेंट ही पता चल गया तो फिर क्या इशू है? कोई इशू नहीं है. फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज टू द राइट ऑफ T. T के राइट में कौन है? T के राइट में कौन है? R. देख लो, सोचो जरा, सभी सोचो. सबके फेसेस देखो जरा, इस साइड फेस किए हैं इन्होंने.
ये एस है, ये पी है, ये क्यू है, ये टी है, ये आर है। ये इसका लेफ्ट हैंड है, ये इसका राइट हैंड है। ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। समझ में आ रहा है सबको? लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अब पढ़ो क्वेश्चन दोबारा। हु इज टू द राइट ऑफ टी? टी के राइट में कौन है? ये टी है, टी का राइट हैंड यहाँ है, इसके राइट में कौन है? क्यू। सो द आंसर इज क्यू। ठीक है एवरीवन? ओके, टी के राइट में हमारे पास कौन होगा? टी के राइट में हाँ क्यू होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था? हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर? हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर? आर के लेफ्ट में सेकंड कौन है? आर के लेफ्ट में, लेफ्ट मतलब अब ये ऐसे खड़े हैं ना, ऐसे घूम के, है ना, तो उसके लेफ्ट में सेकंड पूछा है। तो अभी अगर आप देखो प्रॉब्लम अब क्या हो रहा है कि इसके लेफ्ट में तो कोई है ही नहीं। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? अगर आप लोगों ने एक बात नोट की हो तो, जो गड़बड़ की है वो नोट की, जो मिस्टेक कॉमन मिस्टेक हम सब कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन को पढ़ो दोबारा स्टार्टिंग से, हाँ स्टार्टिंग से पढ़ो इसको एक बार। तो हमें क्या लिख के दिया है उसने? कोई बात नहीं, ऑप्शन इरेज हो गए। उसने कहा था नो साउथ की साइड सबके फेसेस हैं और क्यू जो है वो पी और टी के बीच में है। तो ये पी है, ये टी है, इसके बीच में क्यू है। ठीक है, या फिर ये टी है, ये पी है, इसके बीच में क्यू है। ठीक है, इसे बॉक्स में बना दूं, इसे नहीं छेड़ना। आगे देखते हैं। आर इज इमीडिएट राइट टू टी। हमने जो अरेंजमेंट बनाई थी वो गलत बना दी थी। क्यों? हमने फेसेस नहीं देखे थे। आई होप चीजें क्लियर हुई कि कहाँ मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, आर इज इमीडिएट राइट टू टी। टी के इमीडिएट राइट में, अब ये टी का लेफ्ट है, ये टी का राइट है। इस बार आर के राइट में आप किसी को डाल सकते हो? सॉरी, आर इज इमीडिएट राइट टू टी, कि टी के इमीडिएट राइट पे आर डाल सकते हो? नहीं। इस बार इस केस में कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। ठीक है, हमने सिर्फ फेसेस का ध्यान नहीं दिया तो उससे देखो कितना सब गलत हो गया। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अब देखते हैं ये वाला पॉसिबल है क्या? आर जो है वो राइट साइड पे है, ठीक है बिल्कुल है, ये लो लिख दिया। फिर क्या बोल रहा है? एस इज इमीडिएट लेफ्ट टू पी। ये पी है, ये पी है, ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है। पी के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन है? एस। ये बन गया पूरा अरेंजमेंट। अब पूछ लो मुझसे क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था मैं ओरली बता देती हूँ। हु इज टू द राइट ऑफ टी, आई मीन राइट टू टी। टी के राइट में कौन है? देखो जरा, फेसेस का ख्याल रखना, यहाँ पे फेसेस हैं ऐसे, ठीक है ऐसे हैं फेसेस। तो क्या कह रहा है? टी के राइट में कौन है? टी के राइट में ये लेफ्ट, ये राइट, इसके राइट में कौन है? आर। ठीक है, सो आंसर क्या आ गया? आर। सेकंड क्वेश्चन इसी में क्या पूछा था? हु इज सेकंड टू दी लेफ्ट ऑफ आर। ठीक है, आर के लेफ्ट साइड पे सेकंड कौन है? अब आर का ये रहा लेफ्ट, ये रहा राइट। आप लोगों को लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? अभी ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है, लेकिन मैं अगर दूसरी साइड फेस कर लूंगी तो चीजें घूम जाएंगी ना। समझ में आया? तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे। तो मतलब कि सेकंड टू द लेफ्ट देखना है ना, आर के सेकंड टू द लेफ्ट, तो फर्स्ट पोजीशन पे तो टी है और उसके बाद कौन है? क्यू। सो आंसर इज क्यू। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, सो जो हमने मिस्टेक की थी उसे बिल्कुल रिपीट नहीं करना। क्लियर एवरीवन? अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो क्या है? ब्लड रिलेशंस का। ठीक है एवरीवन, तो ब्लड रिलेशन के जो है एक काम करते हैं, आज ब्लड रिलेशन की जगह कुछ लॉजिकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करते हैं। ब्लड रिलेशन जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। ठीक है एवरीवन? ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैम ये भी काफ़ी टफ सा हो गया है ना, मतलब अरेंजमेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग था। एक बार जो फर्स्ट टाइम कर रहे हो थोड़ा सा लगेगा, वरना मुश्किल नहीं है। ठीक है, और ब्लड रिलेशन भी करा दूंगी तो ऐसा लगेगा मिक्स हो गया। ठीक है, तो लॉजिकल डिडक्शन करते हैं, कुछ लाइक पजल टाइप की चीज़ें हैं। देखो लॉजिकल डिडक्शंस हम बात कर रहे थे ना, किसकी? वेन डायग्राम की। अब वो कैसे यूज़ होने वाली है मैं बताती हूँ आपको। एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी, चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ ऑल हॉर्सेज आर डोंकीज। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़े होंगे पक्का, आई गारंटी यू। ठीक है, इफ ऑल हॉर्सेज आर डोंकीज, सम डोंकीज आर मोंकीज, some donkeys are monkeys and some
monkeys आर मैन, देन कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, अभी आपको समझाऊंगी इसे। तो ऑप्शंस क्या दिए हैं, ऑल डोंकीज आर मैन। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है, सम डोंकी मे बी मैन। इन वर्ड्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, सम हॉर्सेस आर मैन। और फोर्थ क्या कहता है, ऑल हॉर्सेस आर ऑल्सो monkeys। ठीक है, अब आ जाओ वेन डायग्राम पे कि वेन डायग्राम का स्ट्रक्चर क्या है, सिस्टम क्या है। देखो, मैंने कह दिया कि अब ये बड़ी सी फैमिली है, ठीक है, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो हम मैथ्स में कहीं तो हम बोलते हैं ऐसा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट मतलब इससे बाहर तो कुछ है ही नहीं, ये सबसे बड़ी फैमिली है, सबसे बड़ा सेट है। ठीक है, मान लीजिए आप अपनी फैमिली के बारे में बात कर रही हैं, आपने कहा कि कितने जेंट्स हैं आपकी फैमिली के लिए, तो इसके अंदर ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, आपको रिप्रेजेंट करना होता है सर्कल से। ठीक है, कितने मेल हैं ऐसे कह लीजिए, ठीक है, और कितनी फीमेल है मान लो, उसे आपने अलग सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अच्छा कितने बच्चे हैं उसके लिए मान लो आपने अलग सर्कल यूज कर लिया। इस तरह से हम सर्कल्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज कैसे वर्क करने वाली है, उसने कहा है ऑल हॉर्सेस आर डोंकीज। ठीक है, अभी बनाओ हॉर्सेस, सभी हॉर्सेस वो क्या है, डोंकीज हैं। तो सभी हॉर्सेस अगर डोंकीज हैं तो डोंकीज वाला सेट बड़ा होगा कि नहीं, क्यों, हॉर्सेस उसके अंदर इंक्लूड हो रहा है। बना के दिखाओ, ये यूनिवर्सल सेट है मान लो, ये बताता है डोंकी, ये सारे डोंकी हैं। ठीक है, तो उसने क्या बोला, ऑल हॉर्सेस आर डोंकी, जितने भी हॉर्स हैं वो डोंकी तो है ही, मतलब कि जो डोंकीज हैं इनमें से मान लो ये पोर्शन जो है ये किसका है, हॉर्सेस का, डोंकी के अंदर आ गए। ठीक है, मतलब ये हॉर्सेस जो है वो डोंकी है। समझ में आया हमने ये कैसे बनाया। फिर क्या कह रहा है, सम डोंकीज आर मोंकीज, कुछ डोंकीज मोंकीज भी हैं। अब डोंकीज का ही कुछ पार्ट मोंकी का होगा, मोंकी होंगे, लेकिन यहाँ पे दो बातें हमारे माइंड में आती है। एक क्या है, डोंकी तो ये रहेगा ही, ये वाला पूरा सेट। अब बात क्या है, ये तो चलो हॉर्स हो गए, उसने कहीं नहीं लिखा कि मोंकी और हॉर्सेस भी कुछ सेम हो सकते हैं कि नहीं, है ना। एक तो बात बन सकती है ऐसे, मतलब कि ऐसा हो सकता है, इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा अगर आप लोगों ने वेन डायग्राम पढ़ा होगा तो मतलब कि कुछ कॉमन है, कुछ हॉर्सेस मोंकी भी हैं और कुछ मोंकी हॉर्सेस भी हैं। दूसरा क्या बन सकता है केस, ये तो चलो डोंकी है ही, ये हॉर्सेस है ही, और क्या पता एक भी मोंकी और डोंकी कॉमन ना हो, तो इसे मैं दूर बना दूं, इन्हें मिलाऊं ही ना। समझ में आया, ये दो केसेस पॉसिबल है। फिर क्या कहता है वो, सम मोंकीज आर मैन। ठीक है, कुछ मोंकीज मैन भी हैं, इंसान भी हैं। चलो, मोंकीज में से कुछ पोर्शन किसका होगा, मैन का होगा। अब बात ये है कि मैन का पोर्शन तो है, अब इसके भी केसेस क्या बन सकते हैं ये डोंकी था, ये हॉर्स है, ये मोंकी है। एक तो हो कि मैन पूरा ही इसके अंदर आ गया, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है केस, ये हॉर्स है, ये मोंकी है, और क्या हो सकता है बताओ। ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं होगा ना यहाँ पे, है ना, कि मैन और हॉर्सेस को इंक्लूड कर दें। छोड़ो, इस केस को हम यहाँ समझाएंगे आपको। यहाँ पे देखो, आई होप दिख रहा होगा, क्या मैं लेफ्ट साइड बना दूं, ठीक है। ये डोंकी है, ये हॉर्सेस हैं, और ये थे मोंकी, ये थे मोंकी। अब कुछ मैन है, ऐसा हो सकता है ना कि मैन हॉर्सेस भी हों, थोड़े कुछ दिया नहीं है बट पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। अब मैन जो है, मैं मान लो ये वाला पोर्शन मान लो, ये पोर्शन क्या दिखा रहा है, ये यहाँ तक मोंकी थे, ठीक है। कुछ पोर्शन मोंकी का भी है और कुछ पोर्शन मान लो हॉर्स का भी है, दीज आर मैन, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल।
समझ में आया सबको? ठीक है, अलग अलग केसेस बना सकते हैं। तो अब बोला है कि कौन सा ट्रू होगा ही होगा। कह रहा है ऑल डोंकीज आर मैन, क्या सभी डोंकी मैन होंगे? बताओ, सोचो इसके बारे में एवरीवन। क्या सभी डोंकी मैन होंगे? नहीं। जो ये कुछ मैन दिए थे ये डोंकी हैं, क्योंकि इस यूनिवर्सल सेट के अंदर लाई कर रही हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये ऐसे बाहर जा रहा हो। ज़रूरी तो नहीं है कि हर मैन डोंकी ही हो, बाहर भी जा सकता है, ठीक है। मेरी ये बात समझ में आई? ओके। ऐसे ही सेम बात हम किसके लिए कहेंगे? मोंकी के लिए कहेंगे। उसने क्या कहा था? सम डोंकीज आर मोंकी ना, सम डोंकीज आर मोंकी। कुछ डोंकीज मोंकी भी हैं, तो बाकी के बचे हुए मोंकी बाहर जा सकते हैं। दैट्स एन ऑब्वियस थिंग। समझ में? अलग अलग से केसेस। अभी पॉसिबिलिटी देखेंगे। कह रहे ऑल डोंकीज आर मैन, क्या सभी डोंकी मैन है? क्या ये बात कहीं पर लिखी है? क्या सभी डोंकी मैन है? या फिर मोर प्रिसाइजली अगर मैं आपको बताऊं, चलो एक डायग्राम में अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, देखो ध्यान से। आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा तो नो इशू, इतना भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक बार थोड़ा सा न्यू लगेगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये डोंकी है, मैंने इस तरह से सर्कल बनाया, ठीक है। मैंने कहा ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोंकी को, आपको बताऊंगी मैंने ऐसा क्यों बनाया, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है मैन को, और फिर मैंने बनाया ये रिप्रेजेंट करता है हॉर्स को। याद आया मैथ्स में कैसे बनाते थे? ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब देखो मैंने ऐसा क्यों बनाया है, फिर से देखो क्या ये सही बना है कि नहीं। देखो बना, ऑल हॉर्सेज आर डोंकीज, सभी हॉर्सेज डोंकीज हैं, तो हॉर्स तो पूरा का पूरा डोंकी के अंदर ही जाएगा, ये बाहर जा नहीं सकता। ठीक बनाए? इसमें सारे केसेस इकट्ठे इंक्लूड कर दिए मैंने, ताकि आपका टाइम कम लगे। इंक्लूड करना सिखा रही हूँ। सम डोंकीज आर मोंकीज, कुछ डोंकीज मोंकीज हैं, मतलब कुछ डोंकी मोंकी कॉमन होगा, कुछ मोंकीज बाहर भी जा सकते हैं, इसलिए हमने ये वाला पोर्शन बाहर निकाल दिया। फिर कहता है कि सम मोंकीज आर मैन, कि कुछ मोंकीज मैन भी हैं, तो मैन का जो सेट बनाया था उसके साथ मैन का कुछ कॉमन ले लिया, मैन और मोंकी को भी थोड़ा कॉमन ले लिया, ठीक है। चलें अब आगे, ठीक है। लेकिन अब आप ये कहो अगर कि मैम हॉर्स और मैन को कॉमन क्यों लिया है, अरे कहीं नहीं लिखा ना कि हॉर्स और मैन के बीच में कुछ कॉमन है कि नहीं, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अब आ जाओ ऑप्शंस में। ऑल डोंकीज आर मैन, क्या सभी डोंकी मैन है? नहीं। उसने कहा था कि कुछ मैन के बारे में सिर्फ एक ही बात थी, कुछ मोंकीज मैन हो सकते हैं, कुछ मोंकीज मैन हो सकते हैं। लेकिन ये बात तो आप कहीं से नहीं कह सकते कि सभी डोंकीज मैन होंगे। अगर सभी डोंकीज मैन होते तो ये मैन हुआ और इसके अंदर फिर आता क्या? डोंकी। क्या ऐसा केस पॉसिबल है? नहीं है। सो फर्स्ट हो गया रिजेक्ट। समझ में आया? सेकंड कहता है सम डोंकीज मे बी मैन, मे बी मतलब हो सकता है, एक भी मिल गया तो आपकी स्टेटमेंट ठीक है। सम डोंकीज मे बी मैन, क्या कुछ डोंकीज मैन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। एक बार टिक करके रख लो, आगे देखते हैं। सम हॉर्सेज आर मैन, क्या कुछ हॉर्सेज मैन दिखाई दे रहे हैं? ऐसा हो सकता है, लेकिन कहीं लिखा है क्या? कहीं इस बारे में कुछ भी लिखा है जहां से ये बात इंप्लाई हो रही हो? नहीं लिखा, राइट? ठीक है ना? तो इस बात को भी हम क्रॉस करेंगे। फिर कह रहा है ऑल हॉर्सेज आर ऑल्सो मोंकीज, सभी हॉर्स भी मोंकीज हैं, सभी हॉर्स मोंकी हैं, ऐसा है क्या? नहीं ना? नहीं है ना? ठीक है। हॉर्सेज और मोंकी के बीच में कोई आपको रिलेशन दिख रहा है? हॉर्सेज डोंकी हैं, डोंकी मोंकी हैं, सभी हॉर्सेज डोंकीज हैं, लेकिन उनमें से कुछ डोंकी ही मोंकी है, तो सभी हॉर्सेज मोंकी कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, ठीक है। सो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो रॉन्ग एंड ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर ओनली। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो। अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज़ बैक करके देख लेना, ठीक है, या फिर जो मैंने अलग अलग सेपरेट केस बनाए थे वैसे देख सकते हो आप लोग, ठीक है। समझ में आया वेन डायग्राम का यूज़? अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की एवरीवन, ठीक है। बहुत अच्छा सा और सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, वन ऑफ द फोर, ट्रूथ एंड लाई वाले भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। वन ऑफ द फोर ए बी सी एंड डी कमिटेड अ क्राइम, ठीक है। इन चारों में से किसी ने कोई क्राइम किया है, ठीक है। तो कह रहा है
ए कह रहा है आई डिड इट, ए कबूल करना है कि मैंने किया है, ठीक है। फिर बी कहता है आई डिडंट, मैंने नहीं किया है, ठीक है। फिर सी कहता है बी ने किया है, ये तो और भी समझदार है, ये दूसरे पे इल्जाम लगा रहा है, कह रहे बी ने किया है ना, मैंने देखा था। और डी कहता है ए ने किया है, ठीक है। तो कह रहा है कौन झूठ बोल रहा है, हु इज लाइंग। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बी। इसकी ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं है देखना, कुछ भी तो नहीं छोड़ा, सब दे दिया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे अब आप इसको नॉर्मली करने जाओ ना तो माइंड फ्राई हो जाने वाला है, ठीक है। ऑप्शन से चलो बहुत इजीली पहुंच जाओगे। देखो सबसे पहले आप लेके चलो, सबसे पहले आप लेके चलो, आपने मान लिया, एक बार मैं ना इसे ऐसे करके सेव कर लेती हूँ, अब ये इरेज नहीं होगा। देखो अब आप लोगों ने मान लिया कि ए जो है वो आंसर है, उसको टिक करना है, मतलब कि झूठ कौन बोल रहा है, ए बोल रहा है, मतलब बाकी सब लोग सच बोलेंगे, सिर्फ ए झूठा है, बाकी सब सच बोलेंगे। ए कह रहा है मैंने किया है, इसका मतलब ए ने नहीं किया, ए क्या हो गया, निर्दोष, ठीक है। ए ने नहीं किया, लिख लिया हमने, ए ने नहीं किया, तो बाकी स्टेटमेंट अब ट्रू होनी चाहिए। देखो हो रही है कि नहीं। बी ने कहा कि मैंने भी नहीं किया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें क्या प्रॉब्लम है। सी कह रहा है बी ने किया है, सी कह रहा है बी ने किया है, अब ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। बी कह रहा है मैंने नहीं किया, ये भी सच बोल रहा है। सी कह रहा है बी ने किया है, ये भी सच बोल रहा है। दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। ए कहता है बी ने किया है, ए कहता है बी ने नहीं किया, कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, मतलब कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलो अब आ जाओ बी पे, मान लिया बी आंसर है, मतलब कि बी झूठ बोल रहा है, मतलब बी को सोच के छोड़ के सब सच बोल रहे हैं। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये झूठ बोल रहा है। क्या कह रहा है ये, मैंने नहीं किया, इसका मतलब बी इज गिल्टी, बी ने ही किया है। अब देखते हैं क्या बाकी स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं करती। देखो ए ने कहा मैंने किया है, सही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन लेकिन हमें पता चला कि बी ने किया है। क्वेश्चन में लिखा था वन ऑफ द फोर कमिटेड अ क्राइम, किसी एक ने ये क्राइम किया है, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। ए कहता है मैंने किया है, ट्रू है। बी कहता है मैंने नहीं किया और वो फॉल्स है, तो उल्टा क्या बना कि बी ने किया है, ए ने भी करा है और बी ने भी करा है, तो ये क्या हो गई, कॉन्ट्रडिक्शन। आगे की स्टेटमेंट देखना चाहो तो देख लो क्या कहता है। सी कहता है बी ने किया है, ये भी ट्रू है, इसको में तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आई। डी कह रहा है ए ने किया, अब ये भी इसको साथ देने के लिए हो गया, तो दोनों से कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है, तो ये भी गलत। समझ में आया, ठीक है। ऑप्शन सी की बात करिए आप, ठीक है, मान लो सी है राइट आंसर। क्या कह रहा है, सी झूठ बोल रहा है, सी क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। सी ने क्या कहा कि बी ने किया है, और सी बोल रहा है झूठ। सी कहता है कि बी ने किया है, लेकिन वो झूठ बोल रहा है, मतलब कि बी ने नहीं किया, और बाकी सब क्या है, ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है। अब बी खुद क्या कह रहा है, मैंने नहीं किया। सी से भी हमें यही पता चला कि बी ने नहीं किया, तो यहां से तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आई। ए कहता है मैंने किया है, कर सकता है, क्योंकि देखो बी तो क्रिमिनल नहीं है, ये तो साफ हो गया। ए कह रहा है मैंने किया है, और डी भी कह रहा है कि ए ने किया है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन मिली क्या, नहीं मिली। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप चाहो तो ऑप्शन डी को देख लेना, ये फिर से कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। सबको समझ में आया, सिंपल था, राइट। ओके एवरीवन, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, लॉजिकल डिडक्शन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और अगर हम करें, लेट मी सी। मेरे पास एक क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ ही एक क्वेश्चन था, ठीक है। 1 सेकेंड जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, एक अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन था। देखो एक दो अरेंजमेंट वाले भी क्वेश्चन है, मिक्स कर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। स्टेटमेंट वाले हैं और अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए कार इन अ रेस 5 ड्राइवर्स in a race 5 drivers were in following situation। I hope आप लोगों को समझ में आ रहा है। You can just hit the like to the video and drop comment, okay, so that you can motivate me, okay। so देखो एक रेस में 5 ड्राइवर्स हैं, ठीक है, और किस तरह से है वो कि M is following V, M V का पीछा कर रहा है, R was just ahead of T,
K was the only one between T and V. So क्वेश्चन क्या कहता है? Who was in second place at that instant? ठीक है, प्लीज़ आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करो. कभी भी डायरेक्ट सॉल्यूशन मत देखा करो जब तक आप लोग इसे ट्राई ना कर लो. ठीक है, समझ में आएगा कि कहाँ तक कंक्लूड कर पा रहे हो और कहाँ पे प्रॉब्लम है, आपको कितनी और कहाँ गाइडेंस की ज़रूरत है. आप खुद जान जाओगे कि सेल्फ स्टडी से हो जाएगा या टीचर की गाइडेंस की ज़रूरत है. खुद जज कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा. ठीक है, देखो 5 ड्राइवर्स है रेस में. सिचुएशन क्या है? M इज फॉलोइंग V. कहीं भी V है, V का पीछा कर रहा है M. ये लो. ठीक है, R वॉज जस्ट अहेड ऑफ T. अब R जो है ना वो T से जस्ट अहेड है, मतलब उससे जस्ट आगे कौन है? R है. कह रहे K वॉज द ओनली वन बिटवीन T एंड V. T और V के बीच में K है. आप खुद बताओ, T और V के बीच में K है, ऐसे लिख दो. मतलब स्ट्रेट लाइन में लिख लेना ऑफ कोर्स, R T K V M बन गया है ना. सो क्या कह रहा है? हु वाज इन सेकंड प्लेस एट दैट इंस्टेंट. इस बार सेकंड प्लेस पे कौन है? बताओ, सोचो जरा. सेकंड प्लेस पे हमें कौन दिखाई दे रहा है? साफ दिख रहा है कि टी है. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. सिंपल था, राइट. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की. देखो क्या कहता है? ए कपल lives in a house with their sons and daughters and no one else. ठीक है, एक कपल है, वो अपने घर में रह रहा है, उनके पास एक सन है विद देयर सन्स, नॉट सन्स एंड डॉटर एंड नो वन एल्स. ठीक है, कह रहा है द कपल हैज 4 sons and each of these sons has exactly 2 sisters. So the question is, how many person live in that house? ठीक है एवरीवन, ऑप्शन क्या है? 8, 10, 12, 14. वीडियो पॉज करो, खुद से सोचो क्या दिया है. बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करो. एक घर में एक कपल रह रहे हैं. ठीक है, उनके कुछ सन्स हैं, डॉटर हैं. साफ नहीं बोला, एक डॉटर है, 2 डॉटर है, कितनी भी हो सकती है मतलब. ठीक है, एंड नो वन एल्स, इनके अलावा और कोई नहीं है. तो कह रहे कपल के पास ना 4 सन है, फिक्स दे दिया, 4 बेटे हैं. एंड ईच ऑफ द सन हैज़ एग्जैक्टली 2 सिस्टर्स. आप खुद सोच के बताओ, खुद सोच के बताओ कि 4 भाई हैं, हर एक की एग्जैक्टली 2 ही सिस्टर हैं. मतलब पहले वाले की भी 2 ही सिस्टर, नेक्स्ट वाले की भी 2 ही सिस्टर, इसकी भी 2 ही सिस्टर, इसकी भी 2 ही सिस्टर. अगर आप ऐसे सोचने लगो, मान लो थोड़ा सा लाइक गलती कर दो, ये सोचने लगो कि 2 सिस्टर इसकी, 2 इसकी, 2 इसकी, 2 इसकी, 8 तो सिस्टर्स ही हो गई. एक बात बताओ, जब ये सारे भाई हैं आपस में, तो अगर इसकी 2 सिस्टर हैं, वो सिस्टर इसकी भी लगी, इसकी भी लगी, इसकी भी लगी, तो हर एक की एग्जैक्टली 2 सिस्टर कहने का मतलब है इनडायरेक्टली कि टोटल 2 सिस्टर्स हैं उनकी. ठीक है, मतलब 2 तो क्या है? डॉटर्स हैं जो कपल हैं उनकी. 4 क्या है? सन है. और 1 क्या है? कपल है. ठीक है, कपल है मतलब मान लो एक मदर है और एक क्या है? फादर है. गिनो जरा कितने लोग हो गए? 1, 2, 4, 8. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. समझ में एवरीवन? ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ है. अभी हमारे पास एक और क्वेश्चन था जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना था. वो था अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन. आप लोगों को, आई एश्योर यू, आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी. ठीक है, फिर भी कोई इशू है तो मुझसे पूछ सकते हो. ठीक है, अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन करते हैं. एक 7 चेयर्स नंबर्ड 1 to 7 आर प्लेस्ड अराउंड ए राउंड टेबल. फिर से राउंड टेबल का क्वेश्चन आ गया. ठीक है, आई होप अब तक आप लोगों को अरेंजमेंट और ये डिडक्शन वगैरह सब समझ में आ गया होगा. कैन आई स्टार्टिंग फ्रॉम चेयर 5 अ पर्सन कीप्स गोइंग अराउंड द टेबल एंटी क्लॉकवाइज. अराउंड the table anti-clockwise. ठीक है,
सो कह रहा है कि आफ्टर क्रॉसिंग 41 चेयर्स the person will reach the chair number क्या दिया है ऑप्शन में 1, सेकेंड ऑप्शन में दिया है 3, नेक्स्ट ऑप्शन में दिया है 5 और नेक्स्ट ऑप्शन में दिया है 7। ठीक है एवरीवन, अभी पॉज करो और सोचो इसके बारे में क्या हो रहा है। 7 चेयर्स हैं, ठीक है, 1 से 7 तक आपने नंबर दे दिया और एक राउंड टेबल है, फिर से राउंड टेबल की हम बात कर रहे हैं और आपने 7 चेयर्स लगा दी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये लो। ठीक है, तो अब इसने क्या कहा है, पढ़ो आगे क्वेश्चन क्या कहता है। स्टार्टिंग फ्रॉम चेयर 5 ए पर्सन कीप्स गोइंग अराउंड द टेबल एंटी क्लॉकवाइज। कहीं भी 5th नंबर नाम दे दो, जहां आपका मन करे आप नाम दे दो। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, आपकी मर्जी है। अब ये तो होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे घड़ी चलती है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। और ये क्या होता है, ये ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। अपनी क्लॉक की तरफ देख लो, आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो मतलब ऐसे ऐसे चलेगा। गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज द डायरेक्शन। ठीक है, अब ये 5 है तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, अ पर्सन कीप्स गोइंग अराउंड द टेबल एंटी क्लॉकवाइज। एक बंदा जो है उसने 5th चेयर से स्टार्ट किया, मान लो वो बंदा यहाँ खड़ा था और उसने घूमना स्टार्ट किया, उसने जंप करना स्टार्ट किया। ठीक है, अभी सब लोग मेरे लेजर पॉइंटर को फॉलो करना। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट किया। 41 चेयर्स को क्रॉस करने के बाद बंदा कहाँ पहुंचा होगा। अब वो यहाँ खड़ा था, क्रॉस करना स्टार्ट करो। ये पहली चेयर है, क्रॉस कर दिया, सेकंड, थर्ड क्रॉस, 4th, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 क्रॉस कर रहे हैं हम। ठीक है, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41। ये थी 41th चेयर। जैसे ही 41th चेयर को क्रॉस किया, खुद सोचो, बीच में थोड़ा खड़ा रहेगा। क्या बोला है उसने, वो कौन सी चेयर पे पहुंच जाएगा। क्रॉस कहाँ है, 41th चेयर नहीं पूछी, तो ये वाली 41 चेयर थी, इसको क्रॉस किया तो कहाँ पे आके वो बैठ जाएगा, ये पूछा है। 5th चेयर पे वापस आके वो बैठ जाएगा। क्या सबको समझ में आया, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है एवरीवन, ओके, इजी था क्वेश्चन, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर टुडेज सेशन। ठीक है, स्टिल आप लोगों को कोई क्वेरीज रह गई हो तो आप लोग मुझसे जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं जो काफी पूछा जाता है इस तरह का। ठीक है, बर्थ डेट। एक क्वेश्चन आया था CSR नेट में भी आया था लास्ट टाइम। ठीक है, 2017 में, वो क्वेश्चन आप लोगों को कराती हूं मैं। माई बर्थ डे इज इन जनवरी, what would be a sufficient number of questions with yes or no answers that will enable one to find my birth date। अब इसके बारे में सोचो जरा। सोचने में ऐसा लगेगा कि मैम पता नहीं कितने सारे क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, आपने तो सिर्फ मंथ बताया है ना। अब लाइक ऐसे कैसे प्रेडिक्ट करें, या फिर आप ऐसे सोच लो कि मान लो मेरा जो बर्थडे है सपोज 21 जनवरी को है, फॉर एग्जाम्पल 21 जनवरी को है। ठीक है, और आप लोगों ने, आप मान लो ये कह दो कि मैम मैं तो डायरेक्ट आपसे ये आके पूछ लूंगी आपका बर्थडे 21 जनवरी को है। आपने कहा यस, ये लो, एक क्वेश्चन में बात ही बन गई। 1 तो ऑप्शन में ही नहीं है। क्वेश्चन है कि सफिशिएंट कितने क्वेश्चन आप पूछो कि आप हर एक इंसान की डेट ऑफ बर्थ बता सको। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31, राइट। इसको 2 टुकड़ों में बांट दो, 15-15 ऐसे 15-16 करके ऐसे बांट दो। ठीक है, 2 पार्टीशन आपने कर दिए। ठीक है, ये रहे पहले 15 दिन, ये रहे बाद के 15 दिन, 16 दिन। ठीक है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, क्या आपका बर्थडे फर्स्ट 15 डेज में है। अभी ना मैं फर्स्ट केस लेके चलती हूँ जिसमें सभी आंसर्स क्या होंगे, यस होंगे।
कोई भी नो नहीं होगा, नो होगा वो वाला अलग से केस डिस्कस करेंगे, और यस नो वाला भी केस डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। सो फर्स्ट केस हमने लिया, मैंने कहा कि आपका बर्थडे पहले 15 दिनों में है, तो वहां से आधा तो कट हो गया, आधा महीना तो खत्म, ठीक है। आपने कहा यस, आपने कहा यस, तो अब इसको फिर मैं तोड़ दूं। मैंने कहा क्या आपका बर्थडे फर्स्ट 7 डेज में पूछ लो या 8 डेज में पूछ लो, 7 में ही पूछ लो कि आपका बर्थडे फर्स्ट 7 डेज में है, तो आपने कहा यस, ठीक है। फिर इसको आधा करके मैंने क्या कह दिया कि क्या आपका बर्थडे पहले 4 दिनों में है, आपने फिर से कहा यस, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछूंगी, मैंने 4 क्यों कहा, 3 कह लो, कोई इशू नहीं है, 7 दिन थे, 4 5 6 7, आपने पहले 4 में पूछ लिया या पहले 3 में पूछ लिया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपने पूछा कि पहले 4 दिनों में है, आपने कहा यस, फिर इसको आधा कर दिया, मैंने क्या कहा कि क्या आपका बर्थडे पहले 2 दिनों में है, आपने कहा यस, फिर मैंने कहा क्या आपका बर्थडे 1 जनवरी को है, आपने कहा यस, पहुंच गए, 5 क्वेश्चन में पहुंच गए। अब सोचो यहीं पे मैं एक बार कलर चेंज करके आपको बताती हूँ। मान लो मैंने कह दिया ये नो वाला केस था, हर क्वेश्चन का नो आंसर होने का मतलब क्या है, हर क्वेश्चन का नो आंसर, अब हर का नो लेके चल रही हूँ मैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या आपका बर्थडे फर्स्ट 15 डेज में है, आपने कहा नो, ये क्या कंक्लूड करता है कि लास्ट के 16 डेज में है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्या आपका बर्थडे लास्ट 7 डेज में है या 8 डेज, पूछ लो, ये आखिरी वाले 16 दिन हैं, अब इसमें से भी इसके पीछे वाले दिनों की मैं बात कर लूँ, मैं नो का केस लेके चल रही हूँ, आपने कह दिया नो, इसका मतलब इस पोर्शन में है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपसे क्या पूछ लिया, मान लो इसके लिए क्या पूछ लिया मैंने, मान लो इस पोर्शन के अंदर मान लो मैंने ये पूछ लिया कि आपका इसका फिर टुकड़ा कर दिया, आपने बांट दिया कि इन 4 दिनों में है, आपका आंसर आया नो, तो फिर कौन सा बचा, मैं फिर कलर चेंज करके बताऊं, ये बचा, ये इतना वाला पोर्शन, ठीक है। तो अब ये कितने बचे हैं, 4 थे, फिर आधा कर दिया, फिर आप पूछोगे क्या इन 2 दिनों में है, ठीक है, आपने मतलब कि हाँ, तो इनमें नहीं है, ठीक है। फिर 2 पे आ गए, आपने कहा कि पहले दिन पे है, फिर आपने नो कह दिया, तो उस तरह से जो बचा हुआ है आप वहां पे 5th क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे। समझ में, मतलब नो वाला तो केस ना भी डिस्कस करो तो भी इट्स फाइन, क्यों, ये बिल्कुल यस का ऑपोजिट है, नो मिलेगा तो बाद वालों पे सेम चीजें डिस्कस कर दोगे, ठीक है। अगर यस नो वाला केस है तो भी कोई परेशानी नहीं है, पहले 15 दिनों में मान लो यस आ गया, फिर आपने कहा मान लो पहले 7 दिनों में है, नहीं पहले 7 में नहीं है, तो ये रहे पहले 7 दिन, बाकी 8 से लेके 15 तक इसमें हो जाएगा भाई, फिर इसको 4 में तोड़ दो, यहाँ पे मान लो यस मिल गया तो ठीक है, नो मिला तो फिर ये ले लो, फिर इसको 2 में तोड़ दो, समझ में आया, ये हाँ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको तोड़ दो, क्या तो इस वाले में है कि इस वाले में है, लो 5 क्वेश्चन में खत्म। तो 5 क्वेश्चन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा एक सिंगल क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है आपको, आपकी बर्थडे डेट हर किसी इंसान की आप बता सकते हो। समझ में आया सबको, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू एवरीवन, ओके। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरीज एवरीवन यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ओके। एंड आप लोग मुझे बता सकते हो कि नेक्स्ट टॉपिक जो है हम कौन सा लेके आए, बिकॉज वी आर थिंकिंग कि हम लोग जो है हमारे SWPM ऐप पे स्टडी विद पूजा मित्तल आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। हम लोग बहुत जल्द वहाँ पे जो है ट्रायल क्लास आप लोगों के लिए लाइव लेके आने वाले हैं, ताकि आपको जो भी डाउट्स है आप लोग हैंड रेस करके अनम्यूट करके पूछ सकें, पोल्स के थ्रू पूछ सके, चैट फोरम से पूछ सके, आपको बिल्कुल कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है everyone. So do visit our app, you will find so many new things there, and if you need the PDF of the same you can download the app, or you can also comment me in the chat forum. So thank you for joining everyone, have a nice day, and if you have any queries you can ask. Thank you, bye bye. And next session में हम लोग करने वाले हैं blood relations as promised.